हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले सेशन की। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में होम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया था और आज का जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है वह जो आज का सेशन है वह है ग्लैंड्स। तो उससे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पिछली क्लास के बारे में। पिछली क्लास के बारे में जो मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास के बारे में जो छोटी आंत की जो लंबाई बताई थी मैंने पिछली क्लास में, वो बताई थी, हमने बताया था 6.6 से लेकर 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप एक मिस्टेक सुधार कर लें। जो छोटी आंत की जो लंबाई लेंथ होती है वो 6 से लेकर 8 मीटर या 9 मीटर होती है। कितनी? 6 से लेकर 8 या 9 मीटर तक होती है। छोटी आंत की जो लंबाई लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 6 से 9 मीटर तक। 6 से 9 मीटर। ठीक है, तो अब हम शुरुआत जो करने वाले हैं, आज करने वाले हैं अपने सेशन से ग्लैंड्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि। मानव शरीर में जो है 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एंडोक्राइन अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन बहिस्रावी। ठीक है, एक प्रकार की ग्लैंड्स और पाई जाती है, उसे कहते हैं हेट्रोक्राइन। ठीक है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी आती है? वो आती है पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, उसे कहते हैं मिश्रित ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड। तो हम इसको जो है 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग है एंडोक्राइन। दूसरा है एक्सोक्राइन। तीसरा है हेट्रोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी। एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी। और हेट्रोक्राइन मतलब मिश्रित ग्लैंड। क्या है ये? मिश्रित ग्लैंड। ठीक है, ये अंतःस्रावी जो है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, ये जो है नॉन डक्टेबल। क्या है ये? यदि इनके बारे में बात करें हम, ये क्या होती है? ये होती है नॉन डक्टेबल। ये डक्टेबल होती है। ठीक है, ये जो मिश्रित ग्लैंड है, ये मिश्रित ग्लैंड मतलब ये इसका काम भी करती है और ये एंडोक्राइन का भी काम करती है और एक्सोक्राइन का भी काम करती है। ठीक है, नॉन डक्टेबल। नॉन डक्टेबल क्यों कहते हैं इन्हें? डक्टेबल क्यों कहते हैं? ठीक है, ये जो एंडोक्राइन जो ग्रंथि है, एंडोक्राइन अंतःस्रावी जो है, ये क्या करती हैं? ये करती हैं, ये हार्मोन्स को स्राव करती हैं। ये हार्मोन्स को स्राव करती हैं। क्या छोड़ती है? हार्मोन्स का स्राव करती हैं। और जो डक्टेबल क्या है? ये एंजाइम का स्राव करती है। एंजाइम का स्राव। ठीक है, इनमें जो है डिफरेंस क्या क्या है? ये नॉन डक्टेबल है, ये डक्टेबल है। ठीक, मिश्रित ग्लैंड क्या है? ये पैनक्रियाज है मतलब अग्नाशय। क्या ये? अग्नाशय। ठीक है, ये हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ठीक, ये एंजाइम का स्राव करती है। इनमें जो है अंतर क्या है? ठीक है, कॉमन अंतर क्या है इसमें? ये इनमें जो कॉमन है, ये हार्मोन्स का स्राव, ये एंजाइम का स्राव। ठीक है, ये हार्मोन्स का जो स्राव करती हैं, ये जो अपना जो ये हार्मोन्स का स्राव करती है, जो ये रस जो है इनका सीधे कहाँ जाता है? ये सीधा रुधिर में स्राव करती है। रुधिर में छोड़ती है अपना रस। और ये जो ये क्या करती हैं? ये जो है डक्ट के माध्यम से, ये क्या है? डक्ट मतलब एक नली। जो हमारे मुख में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक जोड़ी जो जीभ के नीचे
पाई जाती है। कभी आप मतलब जो आईने के सामने जब जाओगे तो आप देखना कि आपने जो है जीवा को ऊपर उठा के देखना, जीवा के जो नीचे एक जो है पतला सा एपिथेलियम ऊतक का जो है एक झिल्ली बनी बनी हुई होती है, उस झिल्ली के दोनों तरफ ऐसे जीव के जो है जो ऊपर उठाओगे आप तो जीव के नीचे एक एपिथेलियम ऊतक होता है, इस तरह की झिल्ली सी होती है ऊपर उठी हुई। तो आप देखना उसके झिल्ली के नीचे, ठीक है, दो बिंदु से होते हैं, तो वो बिंदु नहीं होते, वो पतले पतले छिद्र होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो है हमारी एक जोड़ी, कितनी, एक जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाई जाती है। तो उनसे क्या है, लार बाहर निकलती है, ठीक है। तो जब वो लार बाहर निकलती है तो हमारी जो ग्रंथि है कौन सी, एक्सोक्राइन जो है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, वो हमारी जो कहाँ पाई जाती है, कहीं अंदर है, ठीक है, कहाँ है, अंदर है, हमारे मांस के अंदर है। तो जो वो जो भाई जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब लार ग्रंथि है, वो लार किसके माध्यम से निकाल बाहर छोड़ ली है, वो डक्ट के माध्यम से तो बाहर छोड़ ली है। किसके माध्यम से, डक्ट के माध्यम से, एक नलिका के माध्यम से कहाँ छोड़ती है लार, हमारे मुख में छोड़ती है, ठीक है। तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, डक्टेबल, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉन डक्टेबल, मतलब इन्हें जो है किसी डक्ट नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपना स्राव कहाँ छोड़ती है, सीधे कहाँ करते हैं, ये मतलब जो रुधिर में, ठीक। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा दूंगा, ये क्या है, ये जो है ये रुधिर वाहिनी, मतलब इसमें रुधिर बह रहा है, ठीक है। तो ये अपना जो स्राव करती है, हार्मोन्स का स्राव जो करती है, सीधे ये कहाँ करती है, रुधिर में करती है, ठीक है। और ये एक नलिका के माध्यम से कहाँ छोड़ती है, बाहरी हिस्से में, जैसे का फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसके उसकी बात को अंतःस्रावी की, पहला क्या है, ये इसकी आपको यकृत है, क्या है, यकृत है, यकृत। और इसका है लार ग्रंथि है, क्या है, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि है। आंखों की मीबोविन ग्रंथि है, आंख में कौन सी पाई जाती है, मीबोविन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक। और इसको नोट कर लो और आगे बताएंगे। सॉरी 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 सॉरी, ये यकृत जो है, ये क्या है, ये इसमें आएगी बहिस्रावी में। यकृत लार ग्रंथि है, यकृत है, ठीक है ना, यकृत है, त्वचा है, क्या है, त्वचा है। और इसमें जो आएंगी वो कौन सा आएंगी, वो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, कौन सी, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ओवेरी है, ओवेरी मतलब फीमेल में पाई जाती है, तो आप इन्हीं को उतार लो, ठीक हो गया, नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं हम। इसमें लिखना चाहो और लिख लो, एक थाइमस है, थाइमस हो गया, नहीं थाइमस ग्लैंड्स, ठीक। हमारी पहली ग्लैंड्स जो है वो कौन सी है, हमारी पहली ग्लैंड्स के बारे में यदि मैं बात करूं वो है थायराइड ग्रंथि। कहाँ है, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। यदि मैं इसके बारे में बात करूं, थायराइड ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि जो है ये हमारे गले में पाई जाती है। कहाँ, ये जो है ना एडम्स एप्पल, ये क्या है, ये जो हमारा उभरा हुआ भाग है इसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। इस एडम्स एप्पल के नीचे एक मतलब श्वास नली मतलब विंड पाइप, विंड पाइप के अगले हिस्से, एडम्स एप्पल के ठीक नीचे और विंड पाइप के अगले हिस्से पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो लंबाई जो होती है इसकी 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है,
5 सेंटीमीटर। यदि मैं इसके भार की बात करूं, वजन की बात करूं, तो इसका जो भार होता है वो 20 से 40 ग्राम होता है। कितना होता है? 20 से 40 ग्राम होता है। और यदि मैं इसकी आणविक संरचना, इसकी खोज की बात करूं, तो एक वैज्ञानिक हुए हैं कोचर। कोचर नामक वैज्ञानिक है। कोचर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में जो है इसका जो है पता लगाया। क्या कर लगाया? पता लगाया। और एक जो है कोचर नामक वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में जो है इसकी आणविक संरचना का पता लगाया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं। इसकी लंबाई की बात करूं, थायराइड की लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। यदि मैं इसके भार की बात करूं, भार कितना होता है इसका? 20 से 40 ग्राम। ठीक, कितना होता है? 20 से 40 ग्राम। महिलाओं में अपेक्षाकृत होती है, बड़ी होती है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, भार 20 से 40 ग्राम। 20 से 40 ग्राम महिलाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, बड़ी होती है। यदि मैं पुरुषों की बात करूं, तो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा छोटी। महिलाओं की अपेक्षा कितनी होती है? कैसी होती है? छोटी होती है, छोटी। ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा कैसी होती है? महिलाओं की अपेक्षा यह छोटी होती है। किनमें? पुरुषों में। ठीक है, और मैंने आपको जैसे कभी बताया था कि मतलब जो कोचर नामक वैज्ञानिक हुए हैं। कौन से? कोचर नामक वैज्ञानिक हुए। आप कॉपी करो, इसको नोट करो। ठीक है, महिलाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है। ठीक, और इसके बारे में और मैं बताऊं, इसकी स्थिति के बारे में बताएं हम इसको। स्थिति, थायराइड हमारी गले, उभारदार हड्डी, को क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, एप्पल के नीचे श्वास नली, विंड पाइप। श्वास नली को क्या कहते हैं? विंड पाइप के अग्र भाग पर स्थित होती है। कहाँ होती है? मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, ये थायराइड जो है हमारे गले में उभारदार हड्डी, कौन सी है? वाली हड्डी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल। ठीक है, इसके नीचे, ठीक इसके नीचे तथा श्वास नली मतलब विंड पाइप के अग्रभाग। ठीक है, इसके श्वास नली के अग्रभाग पर स्थित होती है। ठीक है, मैं इसकी आकृति की बात करूं, इसकी आकृति कैसी होती है?
आकृति, आकृति कैसी होती है इसकी, एच आकार की। कैसी होती है, एच आकार की। ठीक है, इस तरह की होती है। क्या ये थायराइड ग्रंथि है। इनमें पैराथायराइड, पैराथायराइड और हम आगे बताएंगे। इस तरह की होती है चार रचनाएं। क्या होती है, चार रचना होती है। ये क्या है, इनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी, पैराथायराइड। इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे बाद में, पैराथायराइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक कोचर नामक वैज्ञानिक हुए, कौन से, कोचर। ठीक है, यदि मैं थायराइड के महत्व की बात करूं, ठीक है, कोचर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से, कोचर नामक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में इसके महत्व की खोज की, थायराइड के महत्व की खोज की। इसके के महत्व की खोज की। ठीक है, कोचर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, कोचर नामक वैज्ञानिक। इन्होंने 1883 में थायराइड के महत्व की खोज की। ठीक है, किसने करी, थायराइड के महत्व की खोज। और एक थे, दो वैज्ञानिक और थे, कौन से, हैरिल्टन और बार्जर। कौन कौन से, हैरिल्टन और बार्जर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने थायराइड ग्रंथि के आणविक संरचना का पता लगाया। किसने, हैरिल्टन और बार्जर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1927 ईस्वी में, कब, 1927 ईस्वी में थायराइड ग्रंथि की आणविक संरचना का पता लगाया। हैरिल्टन, हैरिल्टन और बार्जर। कौन थे, बार्जर नामक दो वैज्ञानिक थे, हैरिल्टन तथा बार्जर नामक। थायराइड वैज्ञानिकों ने 1927 ईस्वी में, कब, 1927 ईस्वी में, आपको देख रहा, ईस्वी में थायराइड आणविक संरचना, थायराइड की आणविक संरचना, संरचना का पता लगा। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं सही तरीके से। इसकी लंबाई, थायराइड की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, आकृति होती है एच आकार की। ठीक है, इसका गुलाबी रंग होता है। भार 20 से 40 ग्राम होता है। महिलाओं में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा छोटी होती है। यदि मैं इस स्थिति की बात करूं, यह हमारे गले में उभारदार हड्डी एडम्स एप्पल के ठीक नीचे तथा श्वास नली विंडपाई के अग्रभाग पर स्थित होती है। कोचर, यदि मैं इसके महत्व की बात करूं, क्या, इसके महत्व की बात करूं, इसके महत्व की खोज 1883 में किसने करी थी, कोचर नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, कोचर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में इसके महत्व की खोज की। हैरिल्टन तथा बार्जर नामक वैज्ञानिकों ने 1927 में थायराइड की आणविक संरचना का पता लगाया। तो आप इसको कॉपी कर लो। अब इसके जो है, इसके कार्य और इसके रोग बताएंगे। नोट कर लिया आपने, चलो।
ये है हमारी थायराइड। ठीक है, यदि हम इसके थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स की बात करूं, ठीक है, इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वैसे निकलते तो 2 हैं, लेकिन हम उन्हें 3 बोल सकते हैं। कौन कौन से? इससे 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन्स। ठीक है, और तीसरा है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम जो है इसे उसे बोलते हैं टेट्रा टेट्रा आयोडो थायरोनिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रासायनिक नाम क्या है? यह है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। इसे जो है हम T4 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? T4 से। ठीक, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रासायनिक नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। और जो दूसरा है ट्रायो ट्राई आयोडो थायरोनिन। और तीसरा है कैल्सिटोनिन। कौन सा है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। ठीक है, कौन कौन से? पहला है थायरॉक्सिन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तीसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसे बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, तीसरा है कैल्सिटोनिन। ठीक है, यदि मैं इसके थायरॉक्सिन के हार्मोन्स के बारे में बात करूं, ये जो है यह क्या करता है? ये जो आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यह आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या करता है? आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये और ये मतलब जो एक ही होते हैं, मैंने जो है लिख ही दिया। इसे जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है इसे T3 हार्मोन्स भी कहते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसके जो है आयोडीन के एक अणु में थायरॉक्सिन हार्मोन्स के एक अणु में 4 आयोडीन ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के एक अणु में कितने कितने आयोडीन परमाणु होते हैं? 4 आयोडीन परमाणु होते हैं। कितने? 4 आयोडीन परमाणु होते हैं। उससे रिलेटेड करके इसलिए इसको टेट्रा आयोडो मतलब T4 हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो है ये कैल्सिटोनिन क्या है? ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्या है? ये कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। मतलब यह बढ़े हुए जब कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, ये बढ़े हुए कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम कार्य करता है। क्या करता है? ये है कंट्रोल करता है। नोट करो इसको।
ठीक है, नोट कर लिया। और इसके बारे में और बताएंगे आपको। इसकी कमी से जो है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से रोग, कमी से रोग की बात करूं, कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? पहला है घेंगा रोग। कौन सा? घेंगा रोग। घेंगा रोग, ठीक है, घेंगा या गलगंड, गलगंड रोग, ठीक है। एक दूसरे की बात करूं, दूसरा है क्रेटिनिज्म, ठीक है। अगला है जड़मानवता, जड़मानवता, ठीक है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की यदि कमी होगी, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की, इसमें एक बात और, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में जो है 60 से कितना 65 से 90% तक आयोडीन पाया जाता है। कितना? 65 से 90% तक। इसमें इस हार्मोन्स में कितने पाया जाता है? इसमें जो है 65 से 90%, 65 से 90% तक आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की मात्रा कितनी होती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स में? कितनी मात्रा होती है? ठीक है, 65 से 90% तक, ठीक है। और जो है हमारे शरीर में हमेशा 50 ग्राम, कितने? 50 ग्राम आयोडीन होता है। कितना होता है? 50 ग्राम आयोडीन हमेशा होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या गलगंड। दूसरा है क्रेटिनिन, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? जड़मानवता, ठीक है। इसकी अल्पता मतलब जो है, यदि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता, तो अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से? ये तो कमी से अधिकता, अतिस्रावन, अतिस्रावन से कौन कौन से रोग होते हैं? अतिस्रावन से एक तो ग्वाइटर, ग्वाइटर है, ठीक है। कौन सा रोग है? ग्वाइटर। ग्वाइटर मतलब जो है, इसकी अधिकता से ग्वाइटर रोग में क्या मतलब, आपने देखा होगा कि मतलब जो है बहुत ही कम उम्र में ये उभारदार चकते, आंखें गड़ जाती हैं, आंखें गड़ी हुई, और जो उभारदार चकते, तो उस रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर, ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है। अक्सर जो है ये पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि मतलब जो है ग्वाइटर रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? किस हार्मोन्स की कमी, किस हार्मोन्स की अधिकता से, किस हार्मोन्स के अतिस्रावन से ग्वाइटर रोग होता है? तो कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। यहाँ से ही पूछा जाता है कि मतलब जो है ये जो ग्वाइटर हार्मोन्स है, ग्वाइटर रोग जो है किस मतलब किस ग्रंथि से कि हार्मोन्स की अधिकता से होता है? कौन सा? वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अतिस्रावन से ग्वाइटर रोग होता है। नोट करो इसको, फिर जो है इससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है अगली ग्लैंड जो है, वो अगली ग्लैंड ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अगली ग्लैंड जो है हमारी पैराथायराइड। कौन सी है? पैराथायराइड।
ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो हम पढ़ने वाले हैं पैराथायराइड। क्या है? पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पैराथायराइड ग्रंथि जो है 4 छोटी छोटी गोल रचनाएं होती है मटर के दाने के समान। कितनी होती है? 4। ये थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर धसी होती है। कहाँ? थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर धसी हुई होती है। कौन? पैराथायराइड की स्थिति क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर धसी हुई होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, लेयर में इसकी जो है 2। पहली लेयर क्या है? पहली लेयर ये है, और दूसरी लेयर क्या है? यदि हम लेयर की बात करें तो 2 है, और जो है वैसे संख्या की बात करें तो हम क्या है? ये 4 है। कहाँ होती है? पैराथायराइड की पृष्ठ सतह पर धसी हुई होती है। कौन? पैराथायराइड ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर धसी होती है। यदि मैं इसकी जो है पैराथायराइड की लंबाई की बात करूं, इसकी लंबाई की बात करूं, लंबाई कितनी होती है? लंबाई जो होती है इसकी 6 से 7 mm लंबी। लंबाई कितनी होती है? लंबाई 6 से 7 mm लंबी। ठीक है, यदि मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, 3 से 4 mm। 3 से 4 mm। कितनी? 4 mm चौड़ाई होती है। कितनी होती है? 3 से 4 mm चौड़ाई होती है। और इसके यदि मैं भार की बात करूं, इसका भार कितना होता है? लंबाई 6 से 7 mm, और चौड़ाई कितनी होती है? 3 से 4 mm। यदि मैं इसकी भार की बात करूं, भार जो होता है इसका 0.01 से कितना? 0.03। ठीक है ना? कितना होता है? 0.1 से 0.003 माइक्रोग्राम। कितना होता है? माइक्रोग्राम तक होता है। ठीक, यदि मैं इसका हार्मोन्स, यदि पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? हार्मोन्स, इससे निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है? पैराथार्मोन। यदि मैं पैराथायराइड निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? हार्मोन है पैराथार्मोन। कौन सा है? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन्स कौन सा? पैराथार्मोन्स। इनमें इसके पैराथार्मोन्स की यदि मैं इसके कार्य की बात करूं, इसके जो कार्य है वह जो है हमारे जो कैल्शियम के घटे हुए लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? घटे हुए लेवल को बढ़ाने का काम करता है। पैराथार्मोन्स, पैराथार्मोन्स हमारे रुधिर से घटे हुए कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है। कैल्शिटोनिन क्या करता था? कैल्शिटोनिन जो है बढ़े हुए कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है? घटाने का काम करता है। और ये क्या करता है? पैराथार्मोन ये घटे हुए कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे SMS के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक।
ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है।